So to understand the GST, what we should first know is GST च्या आधी सिनारिओ काय होता इंडियामध्ये, ठीक आहे. अँड देन वी विल अंडरस्टँड वाय देर आर टू पार्ट्स टू दी GST. एव्हरी GST विच इज बीन चार्ज, प्रत्येक जीएसटीचं जे काही रेट ऑफ जीएसटी आहे तो अर्धा, दॅट हाफ पोर्शन गोज टू द स्टेट गव्हर्नमेंट अँड हाफ पोर्शन गोज टू दी सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ओके, वाय दिस इज सो? बिकॉज बिफोर जीएसटीच्या आधी देर वॉज अन टॅक्स कॉल्ड एज अन वॅट. जीएसटीच्या आधी एक टॅक्स होता ज्याला आपण वॅट म्हणायचो, व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स. ओके, नाउ हा व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स काय करायचा? दिस टॅक्स वॉज लेविड बाय अँड स्टेट गव्हर्नमेंट. हा टॅक्स जो होता तो स्टेट गव्हर्नमेंट चार्ज करायची. ओके, so there are basically two types of taxes. One is called as an indirect tax and one is called as an direct tax. Now direct tax is a tax which is directly charged to the person. हा directly एखाद्या पर्सनवर, ओके, जसं आपण इंडिव्हिज्युअल आय अर्न अन सॅलरी. सो ऑन माय सॅलरी आय विल हॅव टू पे द टॅक्सेस टू दी गव्हर्नमेंट. इफ आय एम अ बिझनेसमॅन, आय अर्न प्रॉफिट. So whatever profits I earn from business, on that I will have to pay the taxes to the government. Okay, so there are various persons which are defined by the Direct Taxes Authority. Direct Tax Act आहे, त्याच्या अंडर पर्सन्स म्हणजे कोणी कोणी इंडियामध्ये टॅक्स पे करायला पाहिजे. सो इंडिव्हिज्युअलने पे करायला पाहिजे, कंपनीजने पे करायला पाहिजे, पार्टनरशिप फर्म्सने पे करायला पाहिजे. ओके, त्याच्यानंतर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आहेत, त्यांनी सुद्धा टॅक्स पे करायला पाहिजे. सो दे हॅव डिफाईन की कोणी कोणी इंडियामध्ये टॅक्स पे करायला पाहिजे. बट हाऊ शुड दे पे दिस टॅक्सेस? बेस्ड ऑन दी इन्कम दॅट दे अर्न. ते जेवढं केवढं इन्कम अर्न करतील त्याच्या बेसिसवर हा टॅक्स कलेक्ट केला जातो. सपोज एखाद्याचं पॅकेज जर का 5 लाखाचं असेल, पूर्ण वर्षभराची त्याची सॅलरी जर 5 लाखाची असेल, तर त्याला पहिल्या 2.5 लाखावर कुठलाच टॅक्स नाही पे करायचा. ओके, अँड देन 2.5 लाखापासून 5 लाखापर्यंत पुन्हा जे दुसरे 2.5 लाख आहेत त्याच्यावर ही विल हॅव टू से पे 5%. ओके, जर तुमचं पॅकेज 10 लाखापेक्षा जास्त असेल किंवा 5 लाखापासून 10 लाखापर्यंत असेल, then he will have to pay say 10% of the income. Okay, so there are slabs, there are different slabs which are given, and based on the individual income earning capacity of that person, he will have to pay the taxes. So the person who earns more will have to pay more taxes, कारण की जसं हे तुमचं इन्कम वाढत जाईल तसं ह्याचा रेट पण वाढत जातो. आय एम जस्ट गिव्हिंग अन रँडम एक्झाम्पल. ओके, द ॲक्च्युअल टॅक्स स्लॅब्स आर डिफरंट. सो 10 लाखाच्या पुढे ज्यांचं इन्कम आहे किंवा ज्यांचं 12.5 लॅक्स पर्यंतचं इन्कम आहे, त्यांना 15% टॅक्स पे करावा लागेल मे बी. या, सो this income, this tax is charged on the individual person's earning capacity. So direct tax, that's what it is called as in direct. It is directly charged to the person who is earning the income. त्याच्यासाठी कोणी दुसरा टॅक्स किंवा इट प्युअरली बेस्ड ऑन हिज इन्कम कॅपॅसिटी. ओके, जेवढं तुम्ही जास्त इन्कम तेवढं जास्त तुम्ही जास्त टॅक्स पे करणार. बट मग इनडायरेक्ट ते इन्कम बघूनच टॅक्स ठरवतात का? इन्कम बघून टॅक्सचं पर्सेंटेज डिफाईन असतं की 5 लाखापर्यंत असेल तर 5%, पुढचे 5 लाखापासून 7.5 पर्यंत 7.5% असं टॅक्स स्लॅब्स डिसाइडेड असतात. तो हे ना दरवर्षी गव्हर्नमेंट चेंज करतं. दिस चेंजेस एव्हरी इयर. प्रत्येक फायनान्स ऍक्टमध्ये दरवर्षी गव्हर्नमेंट ह्याचे टॅक्स स्लॅब डिक्लेअर करतं की पहिल्या 5 लाखावर आम्ही 1 वर्ष आधीच, म्हणजे फायनान्शियल इयर आता कधी सुरू झालं बघ आपलं, द फायनान्शियल इयर स्टार्टेड ऑन एप्रिल 2020. ओके, तर गव्हर्नमेंटने जे फायनान्स बिल असतं ते आणतात फेब्रुवारीमध्ये. 2020 ते फायनान्स बिल घेऊन आले आणि त्यांनी सांगितलं की एप्रिलपासनं पुढच्या मार्चपर्यंत 31 मार्च 2021 पर्यंत तुम्ही जे काही इन्कम अर्न कराल त्याच्यावर आम्ही कसा टॅक्स लावणार आहे हे ते आधीच सांगतात आपल्याला. फेब्रुवारीमध्येच ते आपल्याला सांगून देतात की तुमच्या पुढच्या वर्षीचा टॅक्स कसा असेल. ओके, अँड बेस्ड ऑन दॅट जसं वर्ष संपेल तसं मग आपण त्यांना एक इन्कम टॅक्सचं कम्प्युटेशन असतं, म्हणजे आपलं कुठले कुठले इन्कम आहेत, आपल्याला रेंटचं इन्कम आहे का, सॅलरीज इन्कम आहे, बिझनेस इन्कम आहे, असे वेगवेगळे हेड्स असतात अंडर विच विल हॅव टू पे द टॅक्सेस टू दी गव्हर्नमेंट. जर माझा बिझनेसचा पण इन्कम आहे, सॅलरी पण इन्कम आहे, तर मला सगळ्यावर मिळून एक टॅक्स पे करावा लागेल गव्हर्नमेंटला बेस्ड ऑन द टॅक्स स्लॅब्स गिवन बाय दी गव्हर्नमेंट.
त्या टॅक्स स्लॅब्स प्रमाणे मला त्यांना पे करावं लागेल टॅक्सेस. ओके, क्लिअर? दिस इज Yes, ma'am. कॉल्ड डायरेक्ट टॅक्स. इट इज ऑन अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज इंडिव्हिज्युअल अर्निंग कॅपॅसिटी. जेवढं जास्त इन्कम तेवढं जास्त टॅक्स पे करावं लागेल. फाईन. बट नाव लुक ॲट द इनडायरेक्ट टॅक्स. नाव ह्याला इनडायरेक्ट असं का म्हटलंय? बिकॉज it does not take into consideration what is the income earning capacity of the person. ओके, हे कन्सिडर करत नाही की तुमची इन्कम कॅपॅसिटी किती आहे, तुम्ही खूप श्रीमंत आहात की तुम्ही खूप गरीब आहात. फॉर एक्झाम्पल, वेन वी बाय सम बिस्किट्स, ओके, सपोज वी बाय सम packet food or we buy some chips or anything, ठीक है. Now on that box of chips there is some MRP price, and that MRP price is they mention rupees 10, and below that in the bracket they write inclusive of all taxes. काय लिहिलेलं असतं त्याच्यावर? Inclusive of all taxes. Okay. Now what does that mean? Suppose हे चिप्स बनवायचा कंपनीला खर्च आला असेल 7 रुपीज. ओके, कंपनी स्पेंडेड रुपीज 7. सम कंपनीसाठी चिप्स बनवायची कॉस्ट किती आहे? 7 रुपीज. त्याच्यावर ते काय करणार? प्रॉफिट ऍड करणार. मे बी त्यांनी 2 रुपये प्रॉफिट ऍड केलं, तर त्याने हे ऍक्च्युअली विकायला पाहिजे होतं 9 रुपयाला. Right? They should have sold this at chips at rupees 9. But what they are saying, 1 rupee will be collected as a tax. 1 rupee will be collected as a tax. And this 1 rupee collected, so the selling price, the MRP price of that product becomes rupees 10. Actually, the profit and the cost which a manufacturer is preparing making this chips is only rupees 9. सब मिला के हमने उसको 9 रुपया दिया होता तो भी he was satisfied. बट गवर्नमेंट ने कहा कि आपको इसके ऊपर 1 रुपी टैक्स भी कलेक्ट करना है, and that tax the person who is manufacturing this, who is selling this, will have to pay to the government. Okay, how it works I show you now. Now when we buy a chips packet, right, so हम कहाँ से लेते हैं? हम शॉप से लेते हैं चिप्स का पैकेट. तो शॉप से हम कस्टमर हैं, हमने ये चिप्स का पैकेट ले लिया. अब कस्टमर ने शॉपकीपर को कितना दिया? 10 रुपीज दिया. ठीक है. अब शॉपकीपर क्या करेगा? मान लो कि उसने परचेस किया था ये 7 रुपए में और उसका प्रॉफिट मार्जिन है 2 रुपीज, तो वो पूरे के पूरे 10 रुपए नहीं रखेगा. Out of this rupees 10, he will be giving ₹1 to the government account. ये 1 रुपया जो है ये गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स के तौर पे डिपॉजिट करेगा. शॉपकीपर ने हमसे पैसे लिए, शॉपकीपर ने कस्टमर से जो फाइनली उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला है उनसे पैसे लिए. ओके, बट शॉपकीपर पूरे के पूरे 10 रुपए अपने पास नहीं रख सकता, बिकॉज इसमें 1 रुपया जो उसने कलेक्ट किया था वो उसने गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट किया था, उसको इसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है. ठीक है. एंड नाउ एमआरपी प्राइस चेंज होती है क्या? सामने वाला इनकम जो पर्सन जो है वो बहुत रिचेस्ट है तो भी उसको एमआरपी प्राइस ही देना पड़ेगा, और वो बहुत गरीब है तो भी उसे एमआरपी प्राइस ही देना पड़ेगा. एमआरपी प्राइस डज नॉट चेंज. दिस टैक्स डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन. सामने वाला लेने वाला कौन है इसे देख के ये टैक्स कलेक्ट किया जाता नहीं है, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. जो भी ये प्रोडक्ट परचेज करेगा वो हर एक को ये टैक्स पे करना पड़ेगा. बट ये टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा है? तो ये टैक्स शॉपकीपर कलेक्ट करेगा. बचे हुए 9 रुपीज वो अपने पॉकेट में डालेगा. ओके, 9 रुपीज ही विल बी पुटिंग इट इनटू हिज पॉकेट, बिकॉज 2 रुपए का उसका प्रॉफिट था और 7 रुपए उसकी लाने की कॉस्ट थी, तो 9 रुपीज तो वो अपने पॉकेट में डालेगा इसको, राइट. But 1 rupee he will have to deposit it into the government account. ये इसे कहेंगे हम indirect tax. इनडायरेक्टली उसने हमसे कलेक्ट किए पैसे और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिए. ना वो क्यों हमसे कलेक्ट करे? वो अगर वो हमसे कलेक्ट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट कैसे पैसे लेगी? गवर्नमेंट नहीं ले सकती है ना. गवर्नमेंट तो हर एक के पास नहीं पहुंच सकती है, और जो 10 पैकेट खरीदेगा वो ज्यादा टैक्स, उसको 10 पैकेट के ऊपर का टैक्स देना पड़ेगा.
Okay, so this tax is called as an indirect tax, and it is not based on the person who is buying the goods. It is same for everybody, and that's what it's called as an indirect tax. It's not direct. It's not based on your income. It's based on what is the MRP price and what is the tax included into that product. Okay. नाउ दिस इन अब जो ये शॉपकीपर है ना, इसको एक जीएसटी का नंबर लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो हमसे पैसे लेगा 10 रुपए, उसमें से 9 रुपीज अपने पॉकेट में डालेगा और 1 रुपी उसको एक गवर्नमेंट का अकाउंट दिया होगा, उस गवर्नमेंट के अकाउंट में उसको वो डिपॉजिट करना है हर महीने। मान लो कि उसने पूरे महीने में से फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से लेके 31st डे ऑफ द मंथ ऐसे सब मिला के उसने 5,000 रुपए मान लो कि जीएसटी के लिए कलेक्ट किए कस्टमर से, उसने कस्टमर से कलेक्ट किए ये पैसे 5,000 रुपए कलेक्ट किए। तो अगले महीने के कुछ स्पेसिफिक डेट तक, इसे 20th ऑफ नवंबर तक उसको ये 5,000 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और ये डिपॉजिट करने का तरीका एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ ऑनलाइन है। ओके, कहीं पे भी उस बंदे को जाना नहीं है, शॉपकीपर को। ऑनलाइन तरीके से इसका रिटर्न फाइल किया जाता है कि आपने कितने के गुड सेल किए थे, और उसके ऊपर जो जीएसटी का परसेंटेज होगा वो आपने सही से लगाया है क्या, और उतना टैक्स आपने कलेक्ट किया है क्या। बेस्ड ऑन दैट टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर, और उसने जो भी पूरे महीने में टैक्स कलेक्ट किया होगा उसको अगले महीने की कुछ स्पेसिफिक डेट को गवर्नमेंट के अकाउंट में से डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट एन जीएसटी। तो मैं ये कह रही थी कि जीएसटी आने से पहले सिनारियो क्या था कि हर एक जो भी स्टेट था, ठीक है, स्टेट ये टैक्स कलेक्ट करता था, और जो विद इन द स्टेट सेल होते थे उसके लिए स्टेट टैक्स कलेक्ट करता था। जैसे कि पूना एंड नासिक के बीच में सेल हुआ, ओके, तो जो सेलर है वो पूना में और जो बायर है वो नासिक में है। तो जब मैं पूना से नासिक में गुड्स भेजूंगी तो उसके ऊपर एक परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा, जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्र वैट, एम वैट कहते थे। महाराष्ट्र में था इसलिए एम वैट कहते थे। तो इससे जो भी रेवेन्यू कलेक्शन आती थी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रखती थी, ठीक है। और जब हम दो स्टेट्स के बीच में बाय एंड सेल होता था, जैसे कि हमने महाराष्ट्र से गुड्स राजस्थान में भेजे, ठीक है, तो इन दो स्टेट्स के बीच में जब बाय एंड सेल होता था तो वहां पे सेंट्रल टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स कहते थे उसको। तो ये जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है ये डिपॉजिट होता था गवर्नमेंट के अकाउंट में, इसलिए इसको सेंट्रल कहते थे। ओके, तो क्या हुआ कि अब जीएसटी आने के बाद ये सारे टैक्स हट गए, वैट जो था वो हट गया और सेंट्रल टैक्स हट गया, क्योंकि इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि वैट का अलग परसेंटेज होगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट को देना है, फिर सेंट्रल टैक्स का अलग परसेंटेज होगा, किसी का 10 किसी का 5 अलग अलग होंगे, वैट के भी अलग अलग टैक्स के परसेंटेज थे। टैक्स का परसेंटेज यानी क्या, कॉस्ट प्राइस पे आपको कितना टैक्स लगाना है। मान लो मेरी कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ है तो उसके ऊपर मुझे कितना टैक्स कलेक्ट करना है, मान लो इसके ऊपर 5% टैक्स कलेक्ट करना है। ओके, तो उस केस में क्या होता था, ये बहुत सारी कैलकुलेशन की ये हो रही थी, दिक्कत आ रही थी, राइट। एंड इसके पीछे भी एक फंडा था जिसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते थे। पहले आपने कितना लिया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने प्राइस में लिया है उतना माइनस करके फिर कैलकुलेट करो, फिर परसेंटेज निकालो। तो इट वॉज बिट डिफिकल्ट, एंड इंडिया वॉज द ओनली कंट्री जहाँ पे वन नेशन वन टैक्स नहीं था। यानी हर स्टेट अपना अपना टैक्स का रूल्स अलग डिफाइन करते थे, हर एक स्टेट अपना अपना टैक्स का रेट डिफाइन करता था, अपनी प्रोसेस डिफाइन करता था। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे ऐसा था। बाकी आउट ऑफ इंडिया सारी जगह पे एक ही टैक्स होता है, सभी के सारी स्टेट्स में उनके एक ही परसेंटेज रहेगा टैक्स का, और वो कलेक्ट भी सेंट्रल ही करेगा। बट इंडिया एक ही ऐसी कंट्री थी कि जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, हर एक स्टेट अपना अपना डिफाइन करेगा, अपने रूल्स बनाएगा। ओके, तो इंटर स्टेट सेल्स जिसे हम कहते हैं कि दो स्टेट्स के बीच में जो सेल्स है उसमें दिक्कत आती थी बहुत सारी, फिर उसके रेवेन्यू के ऊपर झगड़े होते थे। ओके, तो ये सब चीज़ों को हटाने के लिए ये सारे जो टैक्स है इनको एबोलिश्ड किया गया, इनको हटाया गया और इनकी जगह पे जीएसटी लेकर आए। ठीक है, नाउ जीएसटी इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स बेचने पे जैसे टैक्स लगता है वैसे सर्विसेज सेल करने पे भी सर्विसेज पे भी टैक्स लगता है, जो कि पहले था जिसका नाम था सर्विस टैक्स। तो ऐसे 3-4 अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे।
जो कि बहुत दिक्कत हो रही थी कैलकुलेट करने में। फिर उसके ऊपर टीडीएस एक करके होता है कि टैक्स डिडक्ट करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे तो वो इसमें ऐड करने हैं कि नहीं करने हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इन सारे टैक्सेस को हटा के एक ही टैक्स लाया गया, कॉल्ड एज एन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप गुड्स को बेचो या आप सर्विसेज को बेचो, सभी पूरे नेशन में एक ही जीएसटी रूल अप्लाई होगा। पूरे नेशन में जो जीएसटी के रूल्स है, जो जीएसटी के टैक्स रेट्स है, वो सभी जगह पे सेम ही रहेंगे। परसेंटेज हर जगह पे सेम ही रहेगा। ओके। तो अब दिक्कत क्या आई फिर, अगर ये ऐसा हुआ, मान लो कि जीएसटी का रेट जो है ये 9% है, तो ये 9% टैक्स जो कलेक्ट होगा, जो शॉपकीपर कलेक्ट करेगा, वो ये 9% टैक्स 900 रुपए, मान लो कि 900 रुपीज उसने टैक्स जीएसटी के तौर पे कलेक्ट कर लिए। तो ये अब वो दे किसे, कॉस्ट प्राइस थी इसकी, कॉस्ट प्राइस वॉज से ₹10,000 एंड इसके ऊपर 9% इज 900 रुपीज। ओके। तो इस गुड्स की कॉस्ट जो थी वो 10,000 थी, और उसके ऊपर 9% जीएसटी लगाना है। तो उसने कस्टमर से कितना लेना था, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 9%, 900 उसने जीएसटी लिया कस्टमर से। तो इसमें खुद का उसका कितना है, 10,000 तो वो अपने खुद के पॉकेट में रखेगा, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है यहाँ पे। करेक्ट, इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था उसका, इतने में वो चीज बेचना चाहता था, बट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जीएसटी भी तुमको लेना है, तो उसने 900 रुपए और ले लिए कस्टमर से। अब ये जो 900 रुपए लिए वो दे किसे, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को दे या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे। ओके। गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपने जो 900 रुपए कलेक्ट किए हैं, ये दोनों गवर्नमेंट में, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में 50-50 बटेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में बट जाएंगे। ओके। तो इस 900 रुपीज में से 450 रुपीज जो है ये जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 450 रुपीज जो है ये जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को। सो अब टैक्स रेट एक ही है, बट जो भी आप कलेक्ट करोगे वो आपको 50% देना होगा सेंट्रल को, और 50% आपको देना होगा स्टेट गवर्नमेंट। जिस कोई भी स्टेट में आपको 50%, जो भी परसेंटेज इसका 50-50% हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो अब इनका झगड़ा भी मिट गया। सब पूरे नेशन में हर कोई चीज अलग अलग देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप फूड आइटम लेते हो तो मान लो उसके ऊपर 2.5% जीएसटी है। आप कोई बहुत लग्जरियस चीज लेते हो, सबसे ज्यादा महंगी चीज आप लोगे, तो सबसे ज्यादा जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी के परसेंटेज गुड्स टू गुड्स, कमोडिटी टू कमोडिटी वेरी होते हैं, चेंज होते हैं। ओके। जैसे मैंने कहा कि आप जितनी महंगी चीज लोगे, जितनी लग्जरियस कार लोगे, एक बजट के ऊपर की कार लोगे, ओके, 10-20 लाख के ऊपर की कार लोगे, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 28%। वही नॉर्मल कार के ऊपर इट माइट बी 12%। ओके। सो ये जीएसटी लाने से अब क्या हुआ, बहुत सारी चीजें जो है ये दे बिकम एन ऑटोमेटिक। सो कहीं पे भी जाना नहीं है, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करने हैं, रिटर्न बताना है कि आपने कितने के सेल किए, कॉस्टिंग और प्रॉफिट कितना था, उसके ऊपर आपने जीएसटी कितना लगाया, एक्सेट्रा। हर कमोडिटी के ऊपर जीएसटी का रेट चेंज होता है, और वो सारा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिया हुआ है कि कौन सी कमोडिटी पे कितने का जीएसटी रेट लगेगा। बट उस कमोडिटी के ऊपर पूरे इंडिया में वही रेट एप्लीकेबल होगा, हर स्टेट अलग अलग रेट नहीं लगा सकता। ओके। Now, coming back to the text of this, let's read. Yes, can you read first para? Yes, ma'am. GST. GST stands for Goods and Service Tax. Before GST, every state had a variety of taxes levied at different stages of trading. Taxes that existed before were excise duty, custom duty, VAT, entertainment tax, central sales tax, service tax, octroi, etc. All these taxes are included under GST. That is why GST is one nation, one tax, one market. GST is started from 1st of July 2017. Ma'am, read next. Yeah, yeah. In the tax invoice for goods, there is HSN, that is Harmonized System of Nomenclature Code, while in service invoice there is SAC. Service are also classified
and special code numbers are given. These are called SAC or Service Accounting Code. Okay, next. So I will come to what is this at HSC and SSC. Just give me a minute. Yeah. So as I said, there were various taxes, and then there was lot of complications कि जब आप goods को manufacture करो तो आप उसके ऊपर excise लगाओ, फिर जब customs duty जब आप goods को import करो एक जगह से दूसरी जगह पे sell करो तो central sales tax लगाओ, एक state से दूसरे state में central tax लगता था. ऑक्ट्रॉय तो जैसे हमें पता है कि जकात हमें देनी पड़ती ना. ऑक्ट्रॉय इज नथिंग बट द जकात जेव्हा आपण काही स्पेसिफिक बाउंड्रीज क्रॉस करतो ना महानगरपालिका आणि त्यांच्या तेव्हा आपल्याला ऑक्ट्रॉय द्यावा लागतो. सो दॅट ऑक्ट्रॉय वॉज ऑल्सो देअर. गुड्स ट्रान्सफर करताना आपल्याला ऑक्ट्रॉय जकात द्यावी लागायची. देर वॉज समथिंग कॉल्ड एज अन एंटरटेनमेंट टॅक्स इन केस ऑफ the movies that we used to watch, etc. And there is the service tax when someone gives in service, not the goods. Okay, फिजिकल गुड्स नहीं दे रहे, सर्विस दे रहे, जैसे कि डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लॉयर्स है, तो ये किसी को सर्विस देंगे तो भी उनको एक लिमिट के आगे अगर उनका सेल्स है, पूरे साल की प्रोफेशनल फीस है, तो उनको सर्विस टैक्स चार्ज होता था. सामने वाले पार्टी से उनको सर्विस टैक्स देना पड़ता था. ओके, सो लाइक दैट इट वाज सो कॉम्प्लिकेटेड. And that's what a one nation one tax is introduced in India in July 2017. As I said, in except India, in all of the countries there is only one tax. Okay, only India was full of these all combinations and complexations. Now what is HSN? Now if they say that there are few commodities on which there is a 0% of tax. Okay, now how do I find out on the commodity that I'm selling, on the goods that I'm selling, what is the rate of GST? So government has done, they have prepared a list of all commodities से जितने भी commodities, जितने भी goods possible है, जैसे कि मान लो गैस है, processed foods है, okay, watches or wallets, anything that you buy. You buy the clothes, there are ready-made clothes, there are unstitched clothes, etc. So clothes, purses, watches, तो इन सारे जितने भी कमोडिटीज बाय एंड सेल होते हैं ना, उनके सपोज कुछ वुड के आइटम्स है तो उनके उनकी लिस्ट अलग से है. तो ये सारी चीजों की गवर्नमेंट ने लिस्ट बना दी. तो आप अगर इफ यू आर इफ यू आर डीलिंग इनटू दी वॉचेस, तो आपको जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा 5%. अब उस वॉचेस में भी अलग अलग टाइप्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे जैसे कि हम स्मार्ट वॉचेस देखते हैं. करेक्ट, वी हैव द स्मार्ट वॉचेस कि जहाँ पे आप लोग आपका मोबाइल ऑपरेट कर सकते हो, आपका आपके सोशल मीडिया नेटवर्क्स चेक कर सकते हो. आईफोन स्मार्ट वॉचेस लाइक which can count your calories, which can count your number of steps that you have walked. There are so many varieties of the watches that has come. Now into this, if there are different varieties of the watches, so there may be smart watch. तो स्मार्ट वॉच जो है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है बाकी सारे वॉचेस से. यस और नो? स्मार्ट वॉच देखा है क्या? करेक्ट. तो स्मार्ट वॉचेस जो है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये कुछ एक्स्ट्रा है, राइट. इट्स नॉट अ सिंपल वॉच कि जो सिर्फ टाइम बताएगा या आप वहां से कुछ भी एक्सेस कर सकते हो. सो दैट्स व्हाट इफ दे वांट टू डिफाइन कि स्मार्ट वॉच के ऊपर 5% नहीं, स्मार्ट वॉच के ऊपर 15% जीएसटी लगेगा. तो अब ये आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? तो एक नॉमेनक्लेचर, एक लिस्ट बना दी, इनको एक नंबरिंग दे दिया गवर्नमेंट ने, एक सीरियल नंबर दे दिया, जैसे कि हाँ सीरियल नंबर, दिस इज एन 6 digit सीरियल नंबर विच इज कॉल्ड एज एन HSN. ओके, HSN. So harmonized, what is that? Harmonized system of nomenclature. Okay, तो अगर मुझे वॉचेस के अंदर सिंपल वॉच एंड देन प्लेन सिर्फ टाइम बताने वाला वॉच एंड देन डायमंड वॉच, गोल्ड वॉच, ऐसे अलग अलग अगर टाइप है वॉचेस के, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा वॉच का कैटेगरी कौन सा है. ओके, इसके लिए इन्होंने क्या किया, मान लो 1 2 3 4 ये वॉचेस के लिए यूज किया हुआ एक नंबरिंग है. सो 1 2 3 4 मीन्स वॉच. बट 1 2 3 4 के अंडर भी 1 2 3 4 एंड 0 1 मीन्स स्मार्ट वॉच. देन 1 2 3 4 0 2 मीन्स सिंपल वॉच. तो आप कौन से वॉच में डील करते हो ये आप हर टाइम लिख तो नहीं सकते हो पूरे इनवॉइस के कि ये स्मार्ट वॉच है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, ये
सिंपल सेल पे चलने वाला ये डायमंड वॉच है, तो उसकी जगह पे एक नॉमेनक्लेचर, एक नंबर दे दिया हर एक वॉच को। तो जब अभी कभी भी मैं कोई वॉच लेने जाऊंगी तो क्या होगा, सामने वाला जो सेलर है वो यहाँ पे कौन से टाइप का वॉच है वो नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, उसका HSN कोड लिख देगा वो। ओके, और वो HSN कोड को देख के मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये स्मार्ट वॉच है, और इसके ऊपर जो GST का रेट है वो मैं क्रॉस वेरीफाई कर सकती हूँ गवर्नमेंट के साइट पे जाके। यहाँ पे उसने जो भी स्मार्ट वॉच का HSN कोड दिया होगा, आई विल पुट, वो इनवॉइस के ऊपर लिख के दिया होगा मुझे। मान लो मैंने विजय सेल से कोई स्मार्ट वॉच ले ली, ठीक है, if I buy an smartwatch from an विजय सेल्स, तो विजय सेल्स मुझे यहाँ पे उसका HSN कोड लिख के देगा और उसके सामने वो GST का परसेंटेज लगाएगा। इवन इफ आई वांट टू गो एंड चेक कि हाँ सच में ये इसका यही है ना, ये स्मार्ट वॉच का ही GST का रेट है ना, आई कैन गो एंड चेक विद दिस HSN कोड नंबर। सो HSN का लिस्ट पूरा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जो भी परचेज करते हो हर एक का एक पर्टिकुलर HSN कोड होगा एंड यहाँ पे वो लिखा होगा, तो आपको कहीं पे भी जाके इसका टैक्स रेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसका जो नॉर्मल रेट एंड ऑल दैट स्टफ विल बी देयर, कितने में है इसका रेट, क्या है, आपने कौन से रेट पे लिया, मान लो इसका रेट है, एक क्वांटिटी आपने लिया 25,000 का इसका रेट है। ओके, तो 25,000 के ऊपर on this 25,000 rate and then GST भी इसके ऊपर लगेगा, so 25,000 के ऊपर 15% से GST would be 3750। ओके, एंड देन टोटल मुझे कितना देना है शॉपकीपर को, विजय सेल्स को मैंने कितना दिया होगा 25,000 प्लस 3750। तो HSN कोड की वजह से यहाँ पे इजी बन जाता है कि कौन से टाइप का आपका वॉच है, कौन सी टाइप की आपकी कमोडिटी है। ओके, एंड इसका एक रेफरेंस जब हम रिटर्न फाइल करते हैं ना GST का, हमें गवर्नमेंट को जब हम बोलते कि हमें, हाँ मैंने इतना 3750 GST कलेक्ट किया था और मुझे गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना है, तो मुझे गवर्नमेंट को ये बताना भी होता है कि कौन सी कमोडिटी मैंने बेची थी, तो वो HSN कोड से लिंक हो जाती है। ओके, so that is the purpose of giving this serial number. So it is nothing but the serial number given so that easily you can find out the percentage applicable of the GST on that commodity. Okay, understood? आप कभी भी जाके गूगल में अगर if you just put it the HSN, आपको लिस्ट मिल जाएगी, HSN कोड लिस्ट इंडिया, देखा HSN कोड लिस्ट इंडिया। तो एक ये 6 डिजिट नंबर होता है, और ये कमोडिटी टू कमोडिटी डिफर करेगा। तो विल फाइंड आउट, देखो इसमें अलग अलग सेक्शंस है ना, जैसे कि पहले 2 डिजिट सेक्शंस डिफाइन करेगा, लाइक 1-2 इज सेक्शन फॉर लाइव एनिमल, सेक्शन सेकेंड इज एप्लीकेबल फॉर द वेजिटेबल प्रोडक्ट, सेक्शन 3 इज एप्लीकेबल, तो सेक्शन 3 का कोड रहेगा 13, सेक्शन 1 का कोड रहेगा 11, लाइक दैट। ओके, तो इसके हर एक सेक्शन के अंदर फिर उनके सब सेक्शंस रहेंगे ना, तो वेजिटेबल में ग्रीन वेजिटेबल्स या और कोई कट वेजिटेबल्स लाइक दैट, ठीक है, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, लाइक। ओके, सो हर एक का सेक्शंस के हिसाब से वहाँ पे HSN कोड दिए जाएंगे। आई थिंक द लिस्ट विल ऑल्सो बी अवेलेबल, वेट अ मिनट। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग एंड टैरिफ आइटम। So all goods bearing a registration brand name, registered brand name है, तो उनके ऊपर कितना परसेंट ऑफ GST लगेगा, लाइक 2.5% सेंट्रल का, 2.5% स्टेट का। ओके, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन IGST, इंटरनेशनल, आई मीन फॉर द इंटीग्रेटेड गुड्स करके एक कैटेगरी है। ओके, देन यहाँ पे देखो 0403 क्रीम, योगर्ट, खियार एंड अदर fragmented or acidified milk or cream,
तो अगर हमें जाना है कि क्रीम या ओगट के ऊपर कितना लगना चाहिए, तो उनका HSN कोड आपने डाल दिया करेक्टली, तो आपको उसका रेट बराबर से मिल जाएगा कि कितना रेट ऑफ टैक्स उसके ऊपर लगेगा. ओके, so for every commodity you will find here the HSN code. Believe me, the HSN code has to be very accurate in the invoice. ओके, तो जो सेल होता है, सेलर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करेक्टली HSN कोड डालने की. यस, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे दे हैव गिवन सम लिस्ट, लाइक जीरो रेटेड कौन सी कमोडिटीज है कि जिसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा. देखो, तो जो बेसिक नेसेसिटी आइटम्स होते हैं ना, सॉल्ट है, मिल्क है, इसके ऊपर गवर्नमेंट किसी को जीएसटी चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब से गरीब लोगों को भी ये लगता है, और ऑब्वियसली आई मीन रिचेस्ट पीपल कैन ऑल्सो कैनॉट सर्वाइव विद दिस कमोडिटी. तो जो बेसिक नेसेसिटीज की कमोडिटी होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाना नहीं चाहता. बट जैसे मैंने कहा, जैसे आप लग्जरियस चीज़ों को परचेस करने की कोशिश करोगे, गवर्नमेंट मैक्सिमम टैक्सेस के ऊपर लगाएगा. जैसे कि 28% देखो किसके ऊपर लगाएगा, लग्जरी आइटम्स, मोटरसाइकिल्स, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर. या गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इसको कंज्यूम ना करें, सिगरेट्स को लोग गवर्नमेंट चाहती है कंज्यूम ना करें, टोबैको को गवर्नमेंट चाहती है कंज्यूम ना करें लोग, राइट? ये सेहत के लिए हानिकारक है. ओके, वी ऑल द टाइम हियर दोज एड्स. तो गवर्नमेंट उसके ऊपर मैक्सिमम जीएसटी लगाएगी. क्यों? तो लोगों ने उसको कंज्यूम करना नहीं चाहिए. और लग्जरियस चीज़ों के ऊपर क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो एकदम रिचेस्ट मैन है वही वो लग्जरियस चीज़ें लेगा. तो अगर वो रिचेस्ट है और वो लग्जरियस चीज़ें ले रहा है, तो उसने सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए. करेक्ट? ही शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द नेशन. अकेला ही नहीं खाए वो. ओके, सो जीएसटी रेट डिपेंड्स अपॉन what type of commodity you are buying. जैसे जीरो रेटेड है, कौन सी कमोडिटी जीरो रेटेड है? essential commodities like food grains, fruits, vegetable, milk, salt. And then what are the services like charitable trust activities, transport of and water, use of and roads and the bridges, public library, agriculture related services, education, healthcare services, etc. Free, zero, zero rated GST. उसके बाद कॉमनली थोड़ा सा लो रेटेड, थोड़ा बहुत लगाना चाहती है गवर्नमेंट. जैसे कि कॉमनली यूज आइटम्स लाइक एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स, एक्सेट्रा. What about services? Railway transport service, bus transport service, taxi service, taxi services, सभी के ऊपर 5% जीएसटी है. What are the 12%? थोड़ा सा इससे हाई, जैसे हम कहेंगे कि थोड़े से मिडिल क्लास लोग इसको लेना प्रेफर करेंगे. दे विल बी हैविंग अ 12% जीएसटी. जैसे कि कंज्यूमर गुड्स है, जैसे बटर, घी, ड्राई फ्रूट, जैम, जेली, प्रोसेस्ड फूड्स, जनरली सॉस, पिकल्स, ये सारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं. ओके, तो इस प्रोसेस फूड पे लगेगा 12% जीएसटी. मोबाइल फोन्स, जीएसटी इज 12%. व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज? प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस सर्विसेज, होटल, एक्सेट्रा, सभी के ऊपर लगेगा 12% जीएसटी. कंस्ट्रक्शन वर्क 18% जीएसटी. सो मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज आर इंक्लूडेड. अब 18% वाला ब्रैकेट सबसे बड़ा है. ओके, सो यहाँ पे है मार्बल्स, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, सीसीटीवी, जिसके ऊपर 18% वाला जीएसटी लगेगा. कि जो कि बहुत मिडिल क्लास लोग भी नहीं यूज करते, बट मोस्टली ऑफिसेस और थोड़ी सी little more advanced society will be using this. Okay, not into the typical villages it will be used, but थोड़ा सा city side में इसका use ज़्यादा रहेगा. So courier service, outdoor catering, circus, drama, cinema, exhibitions, then currency exchange, broker services, etc. Share trading के ऊपर 18%. So most of the services also get covered here under 18%. तो कभी भी होटल में वगैरह गए ना, तो you will see होटल बिल के ऊपर etc. you will find an 5% GST rates. Okay. 28%, as I said, luxurious things, luxury car, motorcycles, and then luxurious lavish resorts, etc. Okay, so pan masala, fridge, tobacco products, aerated water, etc. What kind of services? 5-star hotel. सादे होटल में गए तो 18%, 5-star होटल में गए तो 28% लगेगा. ओके, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स एंड थीम पार्क्स, कैसीनो, रेस कोर्सेस, IPL games, air transport, all of this will be having 28% of GST.
So the rates and the taxes of GST are as prescribed by the government. Now government will keep on changing this. Okay, petrol के ऊपर अभी कोई नहीं है तो government में introduce on the petrol also GST. So government इसमें changes करती रहती है. Government GST rates are subject to the change. Electricity, petrol, diesel are not yet under the preview of the GST. अब तक electricity और petrol और diesel के ऊपर कोई GST नहीं है because as it is हम इसको import करते हैं, हमें बहुत कॉस्टली मिलता है लोगों को और प्लस उसके ऊपर जीएसटी लगाया है तो लोग तो मर ही जाएंगे, राइट? सो जीएसटी इज राइट नाउ नॉट देयर ऑन दिस काइंड ऑफ कमोडिटीज. ओके, now how to do an calculation for an GST from the accounting point of view, that we would see in the next lecture. Okay, if you have any specific doubts, let me know. Yeah.